दयालु जी, ये तो समझ आ रहा है ना लफ्ज, और शायद लफ्ज भी आप इससे पहले भी सुन चुके होंगे। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक, जिस तरह से इस इलेक्ट्रिक वर्ड से हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक विकरण होगा, ठीक है, जो कि पास होगा किसी एक जगह से दूसरी जगह तक का, और वो हमारे जो सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द ब्रेन है उसमें क्या क्या चेंजेस ये प्रोड्यूस करता है, और फिर उन चेंजेस को जो हम डिटेक्ट करते हैं इस लफ्ज से वो मानी है। गॉट दिस पॉइंट के नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, या शायद आप लोग भी कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे होंगे, तो ये कंप्यूटर स्क्रीन से कुछ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आ रही है। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस अभी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस नहीं है, वो लाइट है, लाइट। ठीक है ना? एक मिनट में थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दो, एक मिनट। तो हम कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल मेरे सामने अभी मेरा डेस्कटॉप का जो स्क्रीन है, स्क्रीन से मुझे अभी स्क्रीन में कैसे देख रहा हूँ, इन शॉर्ट टर्म ये हम कैसे देख रहे हैं, मेरी स्क्रीन से लाइट इमिट हो रही है ऑल द डायरेक्शन। ठीक है। अब जब ये लाइट इमिट हो रही है तो मेरा जो ऑप्टिकल सिस्टम है, ऑप्टिकल सिस्टम यानी वो टीयर फिल्म से लेकर आपका रेटिना तक है, जो ऑप्टिकल सिस्टम है वो इस लाइट को फोकस कर देता है। कहां पर? रेटिना पे। रेटिना में कहां पर? स्पेसिफिकली मेकुला पर। ऑल अराउंड द रेटिना करता है, लेकिन स्पेसिफिकली हम अपने आप को फोकस करते हैं वो हमारी मेकुला पे करती है। जब मेकुला में करती है रेटिना, तो फिर आपको पता है कि रेटिना इज 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 अ वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से जब ये लाइट पास होता है तो देखो पहले लाइट एनर्जी थी, किसी चीज से इमिट हो रही थी या किसी चीज से पड़ रही थी, वो लाइट को हमने क्या कर दिया? फोकस कर दिया। जब हमने फोकस कर दिया तो क्या हुआ? हमारे रेटिना में तक पहुंच गया। अब जब हम बच्चे थे, अगर आप लोगों को याद था, तो हम क्या करते थे, यानी हम अपने वालिदैन का जो बड़ा शीशा +10 होता था या अगर हमारे पास आता था तो हम सूरज को पकड़ लेते थे, और उसका जब लाइट फोकस हो जाता था तो वो चीज वहां जल जाता था। ये आप लोगों को याद है ये शरारत की नहीं? नो सर। अच्छा, ये शरारत शायद आपने नहीं की होगी। हम अपने क्लास में बड़े बड़े शीशे जब ले लेते थे, तो जैसे +10 से ऊपर, या जो हमारे साइंस के टीचर थे वो हमें ये फोकल लेंथ और ये चीजें पढ़ाते थे, या ये जो मैग्नीफायर था वो 6, 7, 8, 9 एंड 10 में वो एक्सपेरिमेंट करते थे, ये पैरामीशियम और ये अमीबा अमीबा हमें पढ़ाते थे। तो उसमें हमने एक शरारत सीखी थी कि जब आप उसको लाइट पे पकड़ लेते हो तो वो लाइट फोकस करके जला देते थे, हम एक दूसरे को जला देते, फिर कागज जला देते थे। तो जब हमारे ऑप्टिकल सिस्टम ये लाइट को फोकस कर रहे थे अंदर रेटिना, अब रेटिना तो जलती नहीं है, तो क्या होता है? रेटिना में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो हमारे जो आपका ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व, उस नर्व्स में ट्रेवल करती है टू योर ब्रेन। अब आपके ब्रेन में कुछ एरिया है, जब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल वहां पास डाउन हो जाते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो इसको इंटरप्रेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस वक्त शायद आप लोगों के सामने भी और मेरे सामने भी आपका लैपटॉप का स्क्रीन होगा या मोबाइल का स्क्रीन होगा या मेरे जो स्लाइड शेयर है ये होगा। तो अब वो क्या हुआ? ऑप्टिकल सिस्टम ने लाइट को फोकस कर दिया अंदर रेटिना, रेटिना में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा हो गए। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके ब्रेन तक, ब्रेन इसको इंटरप्रीट कर रहा है। अब वहां से फिर ये जाके आपके दोबारा आके आप उस रिस्पांस जो एक कंडीशन होता है या जो एक सिचुएशन होता है उस सिचुएशन को आप एनालिसिस करते हैं, और फिर उसी सिचुएशन के मुताबिक आप अपना डिसीजन करते हो, या दिमाग खुद करेगा या आप डिसीजन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक तेज लाइट आ रही है, जब तेज लाइट आ रही है तो क्या होता है? ये लाइट हमारा ऑप्टिकल सिस्टम ये जाके इसको रेटिना पे फोकस कर देता है। रेटिना पे जब फोकस हो जाता है तो वो
इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कि हमारे दिमाग को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो फिर हमारा दिमाग क्या करता है, या उसको इंटरप्रेट करता है कि यार इस तरह करो, या तो चेहरा मोड़ लो, या आईलेट क्लोज कर दो, या मोर माइनर चले जाओ, प्यूपल को जरा कंस्ट्रिक्ट हो जाओ, ताकि जो लाइट है ये मुझे तक इतना आए जो कि मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब इस सारे सिचुएशन को, यानी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की स्क्रीन से लेकर, या आपने जो लाइट लगा लिया, इससे दोबारा ये चीज आ रही है, अब इसको हम इवेलुएट करते हैं। कैसे इवेलुएट करेंगे कि हमारा ऑप्टिकल सिस्टम ठीक ठाक है। वो तो हम यूजुअली आप लोग रेटिनोस्कोपी करते हो और उससे आपका पता चल जाता है, या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन जितनी भी मेथड तरीके आप पढ़ चुके हो। अब अगर रेटिना से सिग्नल ब्रेन तक नहीं जा रहे हैं, या जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये हमने मालूम करना होता है। तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं और उनको हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों में से किसी ने इसको प्रैक्टिकली नहीं किया हो, क्या करते हुए देखा होगा, लेकिन आसान सा एग्जांपल मैं आपको, इको आप लोग करते हो ना, इको क्या चीज है? इको सर साउंड वेव्स है जो कि हेड बैक हो जाते हैं सर। ईसीजी ना, ईसीजी को आप लोग इको, ये चीज नहीं बोलती इको। बिलाल से आप इको करो या ईसीजी करवा लो, ऐसे करते हो ना? जी सर। अब ईसीजी क्या है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। अब वही बिजली अगर हम आंख में इस्तेमाल करें, या वही करंट हम आंख में इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल इको में क्या होता है, दिल धड़कता है, यानी वो कंट्रैक्ट और डायलेट होता है, सिंपल। तो अब कंट्रैक्शन से एक तरह का सिग्नल आएंगे और रिलीज पे एक तरह की इलेक्ट्रिक सिग्नल आएंगे। तो उस पे जो सिग्नल होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ वेव हमारे पास आते हैं, ठीक है। फिर हम उन वेव को स्टडी करते हैं और फिर हमें बताते हैं कि ये दिल जो है ये नॉर्मल धड़कता है कि एबनॉर्मल धड़कता है। ठीक है जी। अब ये एक डायग्राम है, इसमें क्या होता है, जब इसमें से लाइट चली जाती है तो आपका पता है कि आपका रेटिना जो है वो इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लेकिन वहां पर अब हम थोड़ा सा आसान हाथ के आते हैं कि आपका जो फोटोरिसेप्टर लेयर है वहां तक हमने रोशनी क्या किया, फोकस कर ली। ऑप्टिकल सिस्टम किसी चीज से रोशनी पड़ गई, आपके ऑप्टिकल सिस्टम ने वो रोशनी क्या आपके रेटिना तक पहुंचा दी इन इनफ क्वांटिटी में। इन मतलब ये कि उन्हें ज्यादा है ना कम है, इमेज इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है जी। अब रेटिना पे पड़ गई तो अब रेटिना से ये जो है, जिस तरह आप कहते हो ना कि लेट्स से हम कहते हैं ना मायोपिया इज दैट कंडीशन इन व्हिच रेज ऑफ लाइट्स आर फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। आप ये बोलते हो ना, वो एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ द रेटिना तो फोकस होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इनफ लाइट जो है, इनफ लाइट वो आपकी रेटिना तक नहीं आती, ताकि वो क्या कर ले, रेटिना को उतना स्टिमुलेट कर ले ताकि ब्रेन में वही सिग्नल पैदा हो जाए जो कि एक नॉर्मल बंदे से प्रोड्यूस होते हैं। यानी जो 6 का टॉप लेटर है उसमें क्या होता है, जो टॉप लेटर से जितनी रोशनी या इंटेंसिटी आपके रेटिना तक आनी थी, जो आपके रेटिनल सेल्स थे, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको सिंपल देता हूं कि जो फोटोरिसेप्टर लेयर है जो कि रॉड्स एंड कोन्स है, अब रॉड और कोन को वो क्या कर लेंगे, एक्साइट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। अब कैसे स्टिमुलेट करेंगे, वहां पर जो आपका लाइट था, लाइट एनर्जी इज नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है, अगर आप लोगों एनाटॉमी ऑफ द रेटिना और आपने ब्रेन की सही तरीके से आप पढ़ी होगी, तो फिर रॉड्स में जो हमारा आपका जो रॉड शेल्स है, रॉड में एक शेल्स है, वहां पर फोटोकेमिस्ट्री, लाइट जब पड़ती है तो फोटो ट्रांसडक्शन ऑफ द सेल्फ होता है। जो आपका आउटर सेगमेंट है वो और इनर सेगमेंट ऑफ द रॉड जो है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जो आपका बैरूनी एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है वहां पर सोडियम और पोटेशियम की आयन, और इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो सोडियम और पोटेशियम का जो सिग्नल है वो चैनल प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या हो जाते हैं कि आपके आयंस इंट्रासेल्यूलर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रासेल्यूलर में पास हो जाते हैं। और फिर इन हम चेंजेस, अभी जो चेंज प्रोड्यूस हुआ यानी आयंस का अंदर आना या बाहर आना, अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हुआ। अभी इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा जो वो आपके नर्व्स में ट्रेवल करके आपके क्याज्मा से हो के राइट और लेफ्ट को चले जाते हैं, फिर आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक चले जाते हैं। आपके रेडिएशन से आपका जो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया है
या प्रीटिकल एरिया, वहां से चले जाते हैं, वहां से आपका एडेंगर विस्पाल न्यूक्लियस, और वहां से फिर आपका जो है थ्रू पोस्ट गैंग्लियनिक आपका सिलरी मसल तक आ जाता है। और फिर आप उस कंडीशन के मुताबिक क्या करते हो, यानी आपका आइरस या तो कहेगा कि लाइट इज नॉट इनफ या इनफ या फार इनफ। अगर इनफ है तो आपको ना प्यूपल डायलेट होगा ना कंस्ट्रक्ट होगा, और अगर कम है तो प्यूपल आपका डायलेट होगा ताकि ज्यादा लाइट आए जो, और बहुत ज्यादा लाइट खराब है यानी आपको दिमाग को यानी जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर आपका प्यूपल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, आईलिड आपके थोड़े से स्क्वीज हो जाएंगे या आप अपना चेहरा फेर लेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए टेस्ट दरियाफ्त हुए। अब इन इलेक्ट्रिकल टेस्ट को जो हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक बच्चा है, यू आर इन डाउट कि इसके जो ऑप्टिकल सिस्टम है वो तो क्लियर है, लेकिन क्या न्यूरल सेल जो है अब द रेटिना से लेकर दिमाग तक वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अब क्या कौन सा ऐसा चीज होगा जो आप इससे इसको कंफर्म कर ले कि आया ये होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो फिर हम ये जो इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजिकल टेस्ट है जिसको आप लोग ERG, UG और EVP और मल्टीपल फोकल, और फिर हम ये टेस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये होता है कि नहीं। ठीक है जी, ये ब्रीफ रिव्यू है। क्या है ये? ब्रीफ रिव्यू है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर हमारे आंख को अल्लाह ताला ने सॉरी इसके सर, अलावा जी 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 सर जी रिकॉर्डिंग भी सर काइंडली ऑन कर ले, और सर बाहर स्टूडेंट सर हो गए सर, सही है सर। स्टूडेंट को गोली मारो, जब मुझे आएगा ऑप्शन ये दो दफा मैं इसको ऐड करता हूँ वह साथ होता जाएगा। ठीक है, सही है सर, सही सर। रिकॉर्डिंग ऑन करनी है सर। रिकॉर्डिंग ये किधर से होगा? सर नीचे ऑप्शन दिया होता है रिकॉर्ड सर, वो उनको क्लिक करना होता है ये फ्लैट जियानी शेयर के खुद क्या साथ। होगा? ये जियानी खुद क्या होगा मेरे ख्याल में, एडवांस उसमें उसने क्या है। सही है सर, लेकिन ऑप्शन ऊपर देखिए शो हो उसने रहा क्या होता है होगा। वैसे अगर रिकॉर्डिंग हो रही होती है सर जब करते हैं। अच्छा, ये जियानी क्या होगा और वो कैसे करते हैं? उसने कहा कि मैं इसको क्लाउड में कर देता हूँ, जूम क्लाउड में हम करते हैं इसको। अच्छा, एक ये बाकी दूसरी है कि एक ये जो अभी मैंने आपको कहा कि हम जो आपका सर ऑप्टिकल जो लाइट्स एनर्जीज है जो जी सर जब सर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं फिर ऊपर रिकॉर्डिंग ऑप्शन शो हो रहा होता है सर, तो अभी रिकॉर्डिंग ना जो क्लाउड पे हो रहा है और ना आपने अपने कंप्यूटर पे किया हुआ है सर। रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करें सर, आ जाएगा कि रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर, रिकॉर्ड ऑन क्लाउड सर, तो उसमें फिर क्लाउड सिलेक्ट कर दे आप सर। ये हुआ है। अगर आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा अभी ना तो अभी ये हो हुआ गया है, है, हो गया, अभी अभी हो हो गया गया सर। सर, अभी हो गया। ये हुआ है, ये वो जिया साहब इसको करता आएगा। ठीक है, अच्छा एक ही, और दूसरी है कि अब हमारे पास आपकी आपकी आंख अल्लाह ताला ने इसको चार्ज पार्टिकल आप बना कह दे के अल्लाह ताला ने बनाए हुए, यानी इसका जो इंटीरियर सरफेस है उसका एक इलेक्ट्रिक करंट है और जो पोस्टीरियर सरफेस है उसका दूसरा इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक करंट या बायोपोलैरिटी ऑफ द ग्लोब को भी हम इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फिजियोलॉजिकल टेस्ट हम कर सकते हैं। एक तो जो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिकल करंट से सिग्नल्स वेव्स जो पास होते हैं, एक यही वेव्स हम, और या दूसरा जो है जो इलेक्ट्रिकल पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी ऑफ द सरफेस है, इन सरफेस को अगर हम आर्टिफिशियली चेल दे तो जो हम इसको फिर मेजर कर सकते हैं कि अब ये चार्ज फॉर एग्जांपल अगर इंटीरियर सरफेस पॉजिटिव है और इंटीरियर सरफेस नेगेटिव है, तो अगर आप इसको डिस्टर्ब कर ले इस चार्ज को, तो वो डिस्टर्बेंस जो हम पैदा करते हैं उसको फिर हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस इन दो क्वालिटीज को, यानी एक ये कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द रेटिना प्रोड्यूस होते हैं, एक ये, और एक ये कि अकुलर सरफेस पे जो करंट्स का सिचुएशन है। करंट्स का मतलब है कि जो पोस्टीरियर सरफेस है और जो इंटीरियर सरफेस है, इसमें अल्लाह ताला ने करंट पैदा किया है डिफरेंस। तो इन दो क्वालिटीज को, एक ही कि जो हमारे ऑप्टिकल सिस्टम में, वो ऑप्टिकल सिस्टम को रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में प्रोड्यूस कर देता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा जो नर्व सिस्टम है उसको वो इलेक्ट्रिकल उसमें फ्लो होते हैं, हमारे ब्रेन तक चले जाते हैं। अब हम इन फ्लो ऑफ द सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय डूइंग इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजिकल टेस्ट। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी कि जो आपका हमारे आंख का
एंटीरियर और पोस्टीरियर जो वो है करंट से, उसको अगर हम डिटेक्ट कर ले किसी तरीके से, तो हम आंख में मुख्तलिफ किस्म की डिजीज को हम कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजिकल टेस्ट हैं, इनको हमें जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि बाज डिजीज ऐसे होते हैं जिसको हम आप बाय डूइंग योर आई एग्जामिनेशन आप यू आर अनएबल टू डिटेक्ट दैट डिजीज। द सेकंड थिंग इज दैट कि वो डिजीज जो है उसका प्रोग्रेशन जो है वो हमें मालूम नहीं होता, यानी हम नहीं कह सकते कि ये डिजीज का जो प्रोग्रेशन है, फॉर एग्जांपल एक डायबिटिक रेटिनोपैथी का एक मरीज है, अब आज आपने इसको एग्जामिन कर दिया, उसके 660 विजुअल एक्टिविटी है, आपने फंडस को देखा तो ऐसा जितना चेंजेस नहीं आए थे, 6 महीने बाद फिर आया और आपने अगेन विजुअल एक्टिविटी 660 ले ली, लेकिन आपने देखा कि रेटिना में काफी चेंजेस आए हुए हैं, लेकिन विजुअल एक्टिविटी में चेंजेस नहीं आई। तो अब ये मॉनिटरिंग है, इसको हम ये जो चेंजेस है इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? ये या डीजेनरेटिव चेंजेस जो आते हैं जैसे ARMD है, ठीक है, या और कोई डिजीज है उसमें जो डिजीज आते हैं चेंजेस, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? या वेस्कुलर डिजीज जो है उसमें जो चेंजेस आ जाती हैं जैसे BRBO है या इस्कीमिक चेंजेस है जो हमारे, वो कैसे आते हैं? या जो बच्चे हैं कि हमें मालूम, जो हम कहते हैं ना कि ये जो कंजेनिटल स्टेशनरी नाइट ब्लाइंडनेस है, या ऐसे बच्चे हैं जिसमें हम बाय एग्जामिनेशन वी आर नॉट कंफर्म दैट आइदर द विजुअल सिस्टम ऑफ दिस पेशेंट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, ठीक है। और देन कि अगर हमारे पास जो यूजुअली आपका न्यूरोपैथीज है, तो न्यूरोपैथीज बियॉन्ड योर ग्लोब शुरू हो जाते हैं, तो फिर उन बियॉन्ड द ग्लोब्स को हम जब डायग्नोज करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द क्लिनिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल विजन वो कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन है तो आप इसमें से अपने क्या कर लो, इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजिकल टेस्ट जो है वो यूज करके इसको एक्सप्लेन करके, ताकि आपको विजुअल लॉस जो है या रेटिनल सेल्स की जो एनाटॉमी है या जो वहां पर उसकी फिजियोलॉजी है वो कितनी इंपेयर है या ठीक है या नहीं कर रही, तो उसके लिए आप इसको यूज कर लीजिए। अब इसकी तारीख 19 मतलब आप समझ लीजिए कि इसकी तारीख कब से शुरू होगा, तो आसानी से बात होगा कि जब बिजली पैदा हो गई थी, यानी जब बिजली वो इजाद हुई, ठीक है ना। बेसिक शुरू कहां से था कि जब बिजली जो है वो इजाद हुई, तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल करंट्स का था कि उसने कहा था कि यार ये जो रेड से हमारे से अगर इसको हम इलेक्ट्रिकल करंट्स कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिकल करंट्स दे दे तो इसके जो न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स है या इसमें क्या क्या वो होते हैं, तो वहां से इन्होंने शुरू कर ली, ठीक है। यानी लाइट इज इन एनर्जी ना। अब ये एनर्जी जब हम रोशनी रेटिना पे डालते हैं तो हमारे रेटिना में कोई चेंज आ जाता है, या जो हमारे नर्व टिश्यूज है रेटिना में, वो यू नो दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो जब हम उसको लाइट पे एक्सपोज कर देते हैं तो वो लाइट इस रेटिना में क्या क्या चेंजेस प्रोड्यूस करता है, वो अगर आप लोगों ने फोटोकेमिस्ट्री ऑफ द विजन, अगर आप लोगों ने आपकी रेटिना की एनाटॉमी में आप लोगों ने पढ़ी है, तो जब आप लोग लाइट डाल लेते हो तो आपका जो रॉड्स है, तो वो रॉड्स और जो रॉड्स है तो आपका रॉड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। रोडोप्सिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फिर वो बेरो रोडोप्सिन और फिर मिली ऑफ सेकंड और माइक्रो ऑफ सेकंड में वो बेतो रोडोप्सिन और फिर मिली रोडोप्सिन और ये फिर दोबारा मिला के आपका रेटिनॉल और ये रेटिनॉल दोबारा मिल के आपका विटामिन ए बना देता है, और ये एक साइकिल है, ठीक है ना, ये रॉड्स में होता है। अब ये जो साइकिल्स है, इस साइकिल्स को स्टडी करके ये जो रेटिना का इन अमाउंट्स, ये जो स्टडीज में चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइट डाल दे रेटिना पे, तो वो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ रेटिना आपके रॉड्स में वो जो चेंजेस पैदा करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जो होगा वो ईच लेयर से पास होकर आपका ब्रेन तक पहुंच जा रहे थे। तो ईच लेयर पे जैसे फोटोरिसेप्टर लेयर पे वो एक तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे, बाइपोलर लेयर पे दूसरे होंगे, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम पे दूसरे होंगे, और फिर गैंग्लियन सेल जो होगा वहां पर तीसरे चेंजेस होंगे। अब हम अगर ये चेंजेस स्टडी कर देते तो हमें पता चल जाता है कि अब फोटोरिसेप्टर लेयर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारा रॉड्स एंड
जो है जिसमें रॉड्स एंड कोन है फोटो रिसेप्टर, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और राज में जो चेंज पैदा होता है यू नो दैट कि वो डिम लाइट में होगा, और कोन में जो चेंजेस आ जाते हैं वो लाइट में होता है, यानी वो डे लाइट में काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये नॉलेज जो है, अब ये नॉलेज हम इस्तेमाल करके हम इन लेयर्स में या इन स्ट्रक्चर में अगर कोई पैथोलॉजी है तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और फिर इलेक्ट्रिकल करंट्स दे दिए। तो अब इलेक्ट्रिकल करंट्स कैसे कैसे दे दिए, उन्होंने क्या कहा कि अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रोड्स थे वो लगा लिए। उसमें एक होता है, आगे आएगा लेकिन जनरलाइज समराइज में कर देता हूँ। एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, उस एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गिविंग टू द आई। ठीक है, तो उसमें एक जब हम प्रोड्यूस करते हैं कोई इर्तिआश या इलेक्ट्रिसिटी या प्रोड्यूस करते हैं तो आपके आंख में चेंजेस पैदा कर देते हैं। या अगर हम, लेकिन इसके साथ साथ एक तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में उसमें आपने बिजली डाली, वो बिजली आपके रेटिना ने महसूस किया, अपने ब्रेन महसूस किया और वो दोबारा आ गई। अब दोबारा जब आ गई तो इतने माइनर चेंजेस हैं कि अब इतने माइनर चेंजेस को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या कर देते हैं, वहां पर एक एम्पलीफायर लगा लेते हैं। तो वो जब हमें एम्पलीफाई करके दे देते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव होगा, कि अब ये वेव फॉर्म में हमें आ जाता है। अब ये वेव जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये जो वेव है कि अगर ये नॉर्मल था तो सबसे पहले ये ऊपर जाना चाहिए था और फिर नीचे आना चाहिए था और फिर दोबारा ऊपर जाना चाहिए था और नीचे। जिस तरह आप इको में ईसीजी में आप लोग देखते हो कि इस तरह से होता है, वहां पर क्या करते हैं, एक्चुअली पर्सन कैन नॉट सी द हार्ट और द स्ट्रक्चर इन द हार्ट, लेकिन वो जो हार्ट है, हार्ट उसकी जो फिजियोलॉजी है, यानी उसका जो वो है कंस्ट्रक्शन एंड डायलेटेशन है, ठीक है, उसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस कर देता है आपका मशीन। और फिर उस मशीन से जो आर्टिफिशियल वो होते हैं, जो नुकसान होता है, यानी जो एक तो ये होगा कि रेटिना से सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे आप किसी पंखे में ERG और UG करते हैं, लेकिन वहां पंखा लगा हुआ है, अब उस पंखे से भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा हो जाते हैं। ठीक है, या आंख, एक बंदा है जो आंख हिलाता है, लेफ्ट राइट को देखता है, उससे भी तो सिग्नल पैदा हो जाते हैं। तो फिर अब हम जो ग्राउंड है, एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड भी लगा लेते हैं। तो वो ग्राउंड इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड के मिल जाने के बाद हमारा एक एम्पलीफायर होता है। वो एम्पलीफायर हमें सिंपल हमें दे देता है कि अगर हमने जो एनवायरनमेंट के जो वो थे सिग्नल, उसको कट ऑफ करके हमें एक नेट एम्पलीफायर वेव्स दे देते हैं और फिर हम इन वेव्स को हम स्टडी कर देते हैं। तो एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक होता है आपका ग्राउंड इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड यूजुअली आपका जो होता है, जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा हो जाते हैं तो वो सिग्नल्स को हम दोबारा रिसीव करता है आपका एक सिग्नल, ये आएगा नेक्स्ट उसमें, लेकिन मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ। ठीक है, और जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है वो जो इर्द गिर्द की जो सिग्नल्स है वो उसको डिटेक्ट करके आपका जो एम्पलीफायर है उसको दे देता है। फिर एम्पलीफायर इन दोनों को एनालाइज करके आपको नेट वेव्स दे देते हैं और आप उन वेव्स को कह देते हैं कि ये क्या क्या मसला है, कहाँ कहाँ मसला है। So visual transduction is the process by which light absorbed by the outer segment of the photoreceptor layer of the retina is converted in electro energy। जिस तरह मैंने आपको कहा ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम ईच सरफेस पे हम नहीं कह सकते कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑप्टिकल सिस्टम आपका कम था या ठीक था, लेकिन आपने उसी अमाउंट की लाइट रेटिना को दे दी, यानी -1 -2 -4 लगा के या कोई लगाने के वो ठीक था। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो लाइट था रेटिना तक पहुंच गया, अब रेटिना ने आगे क्या क्या चेंजेस लगा ली। दिस इज वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन सिंप्लीफाई करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके दिमाग तक चले जाते हैं। ठीक है, तो इस पे मैंने कहा ना कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, तो बस आप सिंपल याद रखिए कि जब से बिजली इजाद हुई है तो वहां से इस इलेक्ट्रिक फिजियोलॉजी पे काम करना शुरू हुआ। लेकिन एक नाम जो था, जो उसका बिल्कुल जो उसको है ना वो बाबा था, जिसने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पे फर्स्ट पेपर लिखा था इन 1980 से पहले। ठीक है, वो प्रोफेसर E.D. रेमंड था। ठीक है, कि उसने कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है एंड पोस्टीरियर पोल जो है वो एक और तरह से है। ठीक है, फिर in 1908 Anton Haven and Joule showed that a triphasic response could be produced by a simple flash of light on the retina। यानी जब हमने अभी जो ऊपर हमने थोड़ा सा खुलासा पढ़ा कि जब हम लाइट रेटिना पे डाल लेते हैं
तो वहां पर एक ट्राइफेजिक प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो ट्राइफेजिक प्रोसेस एक्चुअली क्या है, वो ये है कि जब हम रोशनी डाल लेते हैं रेटिना पे, तो रेटिना में सबसे पहले जो आपके रॉड्स है वहां पर हाइपर पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये जो इंट्रासेल्युलर स्पेस है वहां पर जो सोडियम पोटेशियम का जो कि वो बैलेंस है वो हाइपर पोलराइज हो जाता है। तो जब हाइपर पोलराइज होता है तो वहां से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है जो कि हमें हमेशा आ जाता है जब हम इसको रिसीव कर लेते हैं एज ए नेगेटिव फेज। फिर उसके बाद यही रोशनी एक क्या हो जाता है, एक पोलराइजेशन प्रोड्यूस कर देते हैं, पॉजिटिव चेंज। फिर ये पॉजिटिव चेंज बड़ा एब्रप्ट होता है, यानी तेज होता है। तो जब हमें जाता है तो वो एक पीक पे पहुंच जाता है। यानी पहले जो रिस्पॉन्स था वो हाइपर पोलराइजेशन का था, अब पोलराइजेशन का प्रोसेस होगा ऊपर शुरू हो जाता है, और फिर यही पोलराइजेशन का प्रोसेस पीक पे पहुंच के फिर स्टेबलाइज होता है। फिर आहिस्ता 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 जो ही आप लाइट को ऑफ कर देते हैं तो फिर ये स्टिमुलेशन जो है वो खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ द रेटिना प्रोड्यूस व्हेन यू आर शोइंग ए फ्लैश लाइट टू द रेटिना। ठीक है जी, कुछ समझ आ गया यहां तक? हेलो, कोई एक बंदा? सर ये जी सर। ट्राइफेजिक रिएक्शंस है दोबारा से एक बार। अच्छा, ट्राइफेजिक में आप आसान से इसमें समझा देता हूँ। जब आप किसी की रेटिना को, यानी आप खुद अपने रेटिना को एक लाइट प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके रेटिना का हम बाकी उसको छोड़ देते हैं लेकिन रॉड्स पे हम चले जाते हैं। आपके रॉड्स में अल्लाह ताला ने फिर एक फोटोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है जी, उस फोटोकेमिकल रिएक्शन से पहले क्या काम होता है, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन से आपका फोटो ट्रांसडक्शन हो जाता है। यानी आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन वो क्या हो जाता है, वो हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में चला जाता है। यानी जो सोडियम आयन का वो है ना मेम्ब्रेन, वो खुल जाता है, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज था तो अब ये निगेटिव प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब ये निगेटिव प्रोड्यूस होता है तो वो रिस्पांस जो है, यानी वो हाइपर पोलराइजेशन का जो स्टेज है, यानी वो आपका एमेक्राइन सेल में, और वो जो लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ, अगर आपको याद होगा ना आपके कोन्स में हम कहते हैं ना कि आरजीबी, रेड ग्रीन एंड ब्लू, वो आपके उसमें प्रोड्यूस कर देता है, रॉड्स में एक चेंज प्रोड्यूस करता है। वो अगर आप चले तो हमने कहा ना कि रॉड्स की जो इनर सरफेस है वहां पर शेल्फ से यानी एनर्जी पैकेट रखे हुए हैं। जो ही आप इसको एनर्जी स्ट्राइक कर देते हो तो वो हाइपर पोलराइजेशन स्टेज में चला जाता है। तो वो जो एक्टिविटी है वो हमें एक, यानी अगर बेस लाइन से शुरू होते हैं फॉर एग्जांपल 0 से, तो वो -1 2 3 यानी लोअर चला जाता है, और इसको हम प्रोड्यूस करते हैं कि ये एक फेज है। फिर उसके बाद जो ये रोशनी है, अब ये क्या हुआ, अब ये एक्साइटिंग फेज पे चली जाएगी। अब यानी पहले तो लो पे आ गई, अब एक्साइटिंग फेज पे चली जाएगी। अब एक्साइटिंग फेज पे पहुंच के एक पीक स्टेज पे पहुंच जाएगी। अब इसको यानी जो पीक लो था वहां से पीक अप तक पहुंच जाएगा। यानी पहले 0 से शुरू की पीक लो पे पहुंच गया था, अब पीक लो से पीक अप पे पहुंच जाएगा। ये दूसरा फेज हुआ, और उसके बाद ये जो करंट है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं, क्योंकि वी आर शोइंग द लाइट इन मिलीसेकंड टू द रेटिना। ये जो हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट या आपका आम रेटिना है, आपकी रोशनी आपकी रेटिना में मिलीसेकंड में, फिर जो ही ये लाइट ऑफ हो जाता है आपके रेटिना से, तो फिर एक स्टेबलाइज कुछ वक्त के लिए स्टेबलाइज प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाता है, जिसको ऑफ फेज कहते हैं। तो ये 3 हम स्टडी करते हैं कि पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर स्टेबलाइज, और फिर आखिर में जो चौथा है वो ऑफ फेज ऑफ द रेटिना की सिग्नल है। इसको कहते हैं ट्राइफेजिक इलेक्ट्रिकल करंट्स प्रोड्यूस इन द रेटिना। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। अच्छा, अब यहाँ अगर किसी को ये समझ आ गया है, अब जरा देखिए कि ये जो 3 फेजेस है, अब ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। ये जो 3 स्टेजेस है ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, लेकिन मैं थोड़ा सा खुलासा करके आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट थिंग दैट जो डिपेंड करता है वो आपकी लाइट इंटेंसिटी है। ठीक है, कि हाउ मच द लाइट इंटेंस यू हैव शोन टू द रेटिना ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, स्पीशीज और व्हाटसोएवर। दूसरी चीज ये है कि आपने
रेटिना का कौन सा जो एरिया है वो स्टिमुलेट कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर रेटिना का मैकुलर एरिया होगा तो रिस्पांस कितना शार्प होगा, और अगर आपने ऑफ द रेटिना यानी पेरिफेरल रेटिना को स्टिमुलेट किया है तो उसका रिस्पांस एक और तरह से होगा। ठीक है ना, दो चीजें होगी ना, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड एरिया ऑफ द रेटिना। ठीक है, अब तीसरी चीज जो है वो क्या है कि ये जो रेटिना है ये फुली सैचुरेटेड है कि फुली नॉन सैचुरेटेड है, यानी टोटली लाइट को एक्सपोज। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि ग्राउंड में खेलता है, ठीक है, और उसको कमरे में आपको आके आप वहां पर आप उसको प्यूपल रिस्पांस चेक करते हो ग्राउंड ही में, तो कितना रिस्पांस जो है आप इसको आप श्योर होंगे कि रिस्पांस आपको ठीक चेक करोगे, क्योंकि रेटिना इज ऑलरेडी एक्सपोज टू द लाइट। अब हम चाहते हैं कि करेक्ट कर ले, तो फिर हम क्या कर लेंगे, इस बंदे को हम थोड़ा कुछ वक्त के लिए डार्क एडाप्टर रखेंगे। ठीक है, अब ये दूसरी कंडीशन हुई। तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, यानी इसकी अगरचे माइनर है लेकिन फिर भी कि आपने जो लाइट शो कर दिया वो व्हाइट लाइट था, रेड था, ब्लू था, ग्रीन था। ठीक है, तो ये कुछ मेन फैक्टर है कि जो हमारा ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स जो हमें आएगा ये कुछ वो है कि इस पे यानी कुछ फैक्टर है, उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी है, लेकिन जो मेन कुछ फैक्टर थे वो मैंने आपको ये पैदा कर दी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, लेट्स सपोज इट, एग्जांपल बताऊं, ये शायद आगे आगे हो जाएगा, लेकिन एक एग्जांपल, एक बंदा है उसको ARMD है, ठीक है, और आपने उसकी लाइट को आपने लाइट शो कर दिया उस बंदे को, लेकिन आपको प्यूपल रिस्पांस नहीं मिल रहा। ठीक है, और अगर शायद मिल भी जाए तो कुछ, अगर एक नॉर्मल बंदे में 1 सेकंड के बाद प्रोड्यूस होगा तो जो दूसरा बंदा होगा उसको शायद, जो ARMD वाला बंदा है उसको शायद 10 सेकंड के बाद प्रोड्यूस होगा। या फॉर एग्जांपल कौन डिस्टर्ब है एक बंदे को, अब रिस्पांस पैदा हो ही नहीं रहा तो आपको रिस्पांस कैसे मिल जाएगा। ठीक, तो फिर ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट है कि इसमें हम एक को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, जिसको आप ERG कॉमनली बोलते हो, दूसरा है इलेक्ट्रो अकुलोग्राम जिसको आप EOG बोलते हैं, और दूसरा है आपका विजुअली इवोक रिस्पांस या VER। अब इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम या रेटिनोग्राफी इज दैट टेक्निक, हम इसमें क्या करते हैं, इज corneal measure of an action potential produced by the retina when it is stimulated by light of adequate intensity. It is a composite of electrical activity from the photoreceptor layer, molar cells and RPE. अब जो ERG है उसके फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, एक है फुल फील्ड ERG, एक है फोकल ERG, एक है मल्टीफोकल ERG, और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं ना पैटर्न ERG। अब फुल फील्ड इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम क्या है, is the record of an action potential produced by the retina when it is stimulated by light of adequate intensity. A small part of the current escape from the cornea where it can be recorded as voltage drop across the extracellular resistance, that is the ERG. जब हम फुल फील्ड ERG करते हैं, फुल फील्ड ERG का मतलब है कि जो गेंसफील्ड से आप करते हो, जिसको गेंसफील्ड आगे आएगा एक उसका है, जिस तरह आपका ये विजुअल फील्ड का वो नहीं है, वो बाउल सा, इसमें जो आप करते हैं उसको हम कहते हैं फुल फील्ड। तो अब जब वो इससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके कॉर्निया पे स्ट्रक करके फिर ये फोकस होके आगे चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सारे लेक्चर के हम जी, हाँ जी, हाँ ना, बस तासुस के जी, टेक केयर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, तो जो रेटिना से सिग्नल भी आते हैं, कॉर्निया से जो सिग्नल आते हैं, तो वो आपका ग्राउंड जो है, ग्राउंड जो इलेक्ट्रोड है, जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड, वो तो रेटिना का जो हमारा काम तो एक्टिव से है, तो अब हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा कुछ वक्त के लिए। ठीक है, अब इस ड्रॉप को हम जो है नेगेटिव फेज में इसको हम रिसीव कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको करते कैसे हैं, इसमें इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स, यानी अब आप किसी ने, अगर आपने ECG देखी होगी तो ECG जब करते हैं तो आपको पता है
कुछ इलेक्ट्रोड जो है वो आपके ऊपर बिल्कुल दिल के ऊपर लगा लेते हैं, कुछ आपकी उंगलियों पे लगा लेते हैं, कुछ आपके हाथ पे लगा लेते हैं। ऐसा ही करते हैं ना आप लोग। जो एक्टिव होता है वो आपका मेन जो है वो एक्टिव है, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है मेन काम उसका है। लेकिन अब ये जो स्टिमुलस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो एक्टिव में प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आंख तो आपको पता है कि मैंने आपको कहा ना कि हवा को भी एक्सपोज है। अब आप मूवमेंट भी करते हो लेफ्ट राइट को, अप डाउन, ठीक है। अब ये इस मूवमेंट से और भी चीजें प्रोड्यूस होती है, तो हम क्या कर देते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसमें लगा लेते हैं ताकि वो बाकी चीजों को जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है वो बाकी जो स्टिमुलस है उसको कट ऑफ कर ले और जो हमारे रेफरेंस है उस पे आ जाए। फिर उसमें क्या होता है, एक गेजनफील्ड बाउल होता है जिस तरह फ्यूजल फील्ड बाउल होता है, उसमें हमने क्या लगा होता है, स्टिमुलेटर हमने लगाया होता है, तो उसमें लाइट प्रोड्यूस होता है। जब लाइट प्रोड्यूस होता है तो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, वो सिग्नल रेटिना से टकरा के वापस आ जाते हैं। वहां पर आपका क्या हो जाता है, एक एम्पलीफायर हम लगा लेते हैं ताकि जो सिग्नल पड़े वो तो बड़े स्लो सिग्नल है, अब वो ये जो स्लो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर देता है और फिर वो आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाते हैं हमें, और हम इसको प्रिंट ले लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये आज जिस तरह ईसीजी आप लोग लगा लेते हो। जैसे अब ये उसका गेंस फील्ड है, ठीक है। इसमें बंदा ने क्या क्या होता है, मुंह रखा हो जिसका विजुअल फील्ड होता है, ठीक है। बाकी जो आपके इलेक्ट्रोड्स है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अब बाकी कुछ चीजों में हम एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कैंताई पे लगा लेते हैं, कुछ में हम कॉर्निया पे लगा लेते हैं, कुछ में हम नोज पे लगा लेते हैं, किसी में हम फोरहेड पे लगाते हैं, किसी में हम एयरलो पे लगा लेते हैं। डिपेंड करता है कि हम कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। लेकिन बेसिकली ये होता है, क्या होता है, इन रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग रेफरेंस और ग्राउंड इलेक्ट्रोड से होता है। गेंस फील्ड सिमुलेटर में हम लाइट शो कर देते हैं, फिर वो लाइट जब शो हो जाता है तो वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको वो क्या करे, रिसीव कर देता है। जब रिसीव हो जाता है तो उनमें से आर्टिफैक्ट को निकाल के एम्पलीफाई कर देते हैं। जब एम्पलीफाई हो जाता है तो हमारे पास प्रिंट होके आ जाते हैं, और फिर हम इसमें कहते हैं कि जो इसमें हम देते हैं कि जो आपका नेगेटिव ए है, बी है, सी है, अब हम देखते हैं कि यार वो नॉर्मल के साथ कितना मैच होता है। ये उसके लिए हमने पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए, यानी जिसको हम फुल फील्ड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी अगर हम ईआरजी हम करते हैं तो उसको मैंने आपको कहा ना कि अब प्यूपल कंस्ट्रिक्ट है और आप बहुत ज्यादा लाइट शो कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, आपके पास इतना स्टिमुलेशन तो नहीं आएगा जितना हम चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो ऑलरेडी क्या है, लाइट को एक्सपोज है, और जब लाइट को एक्सपोज है और आप उसको लाइट शो कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स एक तरह से आएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि मरीज को 30 मिनट डार्क एडाप्टेड रख लेते हैं ताकि हम इसको टोपिक रिस्पॉन्स आ जाए। जब उसको टोपिक रिस्पॉन्स हमको चेक कर देते हैं उसके बाद हम मरीज को 10 मिनट तक लाइट पे बिठा देते हैं, और जब वो लाइट पे बैठ जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं, वो हमें टोपिक रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा और फोटोपिक रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम इसके लिए कोई एफएफए की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें मरीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोड को हमने कहाँ कहाँ लगाने हैं, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो हमारा मेन इलेक्ट्रोड, जिसको हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड ए, ठीक है, वो हमने कहाँ पर लगाना है, ये हमारा मेन इलेक्ट्रोड है। और इसके भी बहुत सारे किस्में हैं। ये जो अभी जो आप और मुझे तस्वीर में आ रहा है, दिस वाज द वेरी बेसिक वन जो हमारे ओपीडी में था। मैंने सिर्फ एक मरीज को करते हुए डॉक्टर सलीम के साथ तकरीबन ये 2004-06 में एक ही बंदे का हमने ईआरजी किया था, ठीक है। लेकिन उसमें जो ये कॉर्निया पे लगा लेते, एक कॉन्टेक्ट लेंस होता था और इसमें एक गोल्ड होता था, बाद में किसी ने वो खराब कर दिया, तो अभी भी खराब कहीं पड़ा हुआ है हमारी आंख में, ठीक है। तो इसमें ये जो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स है वो मिनी टाइप्स के हैं। आजकल का जो शायद वो भी नहीं वो आएगा, अगर नहीं आए तो मुझसे कोई एक बंदा पूछे कि आजकल का जो इलेक्ट्रोड है वो किस तरह से है। तो हार्ड कॉन्टेक्ट लेंस दैट कवर्स क्लियरा सच एज बुरियन एलियन इलेक्ट्रोड। ये जो बुरियन बंदा था ना, ये दिस वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये कॉन्टेक्ट लेंस के जो इलेक्ट्रोड्स थे ये इजाद की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रोड जो था, ये जिस वक्त हम करते थे, ये $20 का आता था, और ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्लिनिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वो कहते थे कि आपने सिर्फ एक ही मरीज पे करना है। तो $20 आज आप अगर एक मरीज पे करते हो तो $20 से आप देख लो 3000 रुपये आप डस्टबिन में फेंकोगे। तो उसके बाद फिर जेट इलेक्ट्रोड्स आ गए, वो डिस्पोजेबल होते थे, वो आप हम कार्निया का जो नीचे है कंडिसेट है इसमें हम लगा लेते थे।
जिसमें हम दोबारा करवाते थे, एक फोरहेड पे लगा लेते थे और एक ईयरलो पे लगाते थे जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते। ठीक है, तो इसे हम पहले क्या करते थे, आंख एनेस्थीसिया डाल लेते थे। जब एनेस्थेटाइज होता था तो हम क्या कर लेते थे, जो कार्निया का जो कॉन्टेक्ट लेंस के साथ लगा हुआ इलेक्ट्रोड है, लेंस हम फिट कर लेते थे। ठीक है, ये अभी ये जो अभी नीचे ये दो जो लेफ्ट और जिसका मीडियन और उसमें लेटरल कैंटाई में लगा हुआ है, ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. ये मॉडर्न है। इसमें क्या होता है कि हम एक मीडियल कैंटस में लगा ले और एक लेटरल कैंटस में, हल्का सा तार होता है। अब ये 4 स्विच अब तो बहुत ज्यादा वो है, इससे भी कम हल्का तार होता है। तो हम थोड़ा सा आईलेट, जिस तरह आईलेट में हमारी ड्रॉप डाल लेते हैं, तो हम मीडियल कैंटस पे लगा लेते हैं। फिर वो तार हम लोअर लेड में हम क्या कर लेते हैं, लोअर लेड के और ग्लोब के दरमियान फंसा लेते हैं और फिर ये नीचे आके दूसरा जो लेटरल कैंटा है उसमें हम लगा लेते हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज होता था कि इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा मूवमेंट ना करना हो तो ये आपका टेस्ट जरूर होगा, वरना आपके फिर जो ए वेव बी वेव जो होगा वो बहुत ज्यादा गलत आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये मॉडर्न है, जो ये दो लगे हुए हैं। ये पहला जो था ये लेंस के साथ था, फिर उसके बाद जो था ये फिलामेंट था, ये गोल्ड फॉइल था। बदकिस्मती से हमारे साथ ये भी था, लेकिन ये गोल्ड था और किसी ने वो गोल्ड ही चुरा लेता, जो उस वक्त 8-12 हज़ार का वो तोला था। लेकिन आज वक्त कैसे आएगा। और फिर ये था कि जैसे जेट, आजकल जेट भी आए हुए हैं, जेट इलेक्ट्रोड्स। So the reference electrode, the silver chloride electrode होता है, placed on the patient forehead. It serves as the negative pole as it is placed closer to the electrically negative posterior pole of the eye. जो हमारा ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है वो एयरलो पे हम लगा लेते हैं। हमने कहा ना कि जो एक भी होता है कि हमने जो आंख से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाते हैं, एक तो हमने उसको भी कैलकुलेट, वो हमारा असल मकसद है। लेकिन जो अक्सर आपका पता है ना, जो आपके पास आपकी आंख से, लेट से आंख से तो नहीं लेकिन फोरहेड से, आपके फेस से बहुत सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है आ रही हैं, तो वो आपका जो सिग्नल है ये गेन स्पीड है, जो जिसको वो स्टिमुलेट कर रहा है ना, वो इसको रिसीव करेगा। तो वो सिग्नल तो सिर्फ रेटिना से नहीं आएंगे, बहुत सारे, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ग्राउंड इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं। ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड वो होता है, यानी ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स और ग्राउंड इलेक्ट्रोड दोनों मिलकर फिर एम्पलीफायर में चले जाते हैं। और फिर एम्पलीफायर हमें क्या कर देते हैं, उनसे जो बाकी की जगह है, जैसे मसल से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आ रहे थे, या लेड के ऊपर नीचे जाने से जो सिग्नल मसल आ रहे थे, वो ग्राउंड इलेक्ट्रोड उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो एम्पलीफायर को सही सिग्नल चले जाए। फिर ये हमने लगा लिए, ये फुल फिल ईआरजी में हमने क्या क्या, कॉन्टेक्ट लेंस पे लगा लिया, या मीडियल या लेटरल कैंटाई में हमने लगा लिया, एक हमने फोरहेड पे लगा लिया और दूसरा जो था वो हमने ईयरलो पे लगा लिया। आगे एक स्टिमुलेटर होगा, द स्टिमुलस होगा, जिस तरह आपका मैंने आपको कहा ना कि यूजुअल फील्ड का वो है बाउल है, इसी तरह से होता है। ठीक है, पहले जिसमें बताया था तो उसमें व्हाइट लाइट था, लेकिन आजकल उसमें 3 लाइट आते हैं, 3 लाइट, व्हाइट, ब्लू एंड येलो। ठीक है जी, ये फिर जो व्हाइट लाइट यूज होता था उसमें फिर वो एक व्हाइट लाइट जो प्रोड्यूस होता था तो नुकसान होता था, लेकिन हमें वो रिस्पांस नहीं आता था। तो ये जो इनिशियल फादर्स थे आप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, तो उसने कहा कि यार मसला क्या है, यानी रिस्पांस हमें नहीं आ रहा है, तो क्या है। तो जब उसने पेशेंट की हिस्ट्री ले ली तो वो कलर ब्लाइंड थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने व्हाइट, रेड एंड ग्रीन, इनको फिर उन्होंने ग्रीन नहीं सारी व्हाइट, ब्लू एंड येलो, इनसे फिर जब उनको पास कर दिया तीनों से, तो फिर उनको रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। ठीक है, मैं एक आप लोगों की नॉलेज के लिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो मुझे जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, व्हाइट टेनिस बॉल इज येलो बॉल। हेलो जी सर, सुन रहे हैं। तो आप जवाब दे दो ना, व्हाइट टेनिस बॉल इज येलो बॉल। So tennis ball can be of any color, sir. It's not usually. It's not yellow. Sir, the one we play with is
किसी भी कलर का हो सकता है सर जिससे हम खेलते हैं यहाँ। नहीं आप तब तो स्टैंडर्ड ही नहीं तो दरा के साथ क्यों दरा के कतल सन नंबर सीजुना 18 नंबर की चीजें पैदा होती है, लेकिन अगर आपने राजफीर स्टेफिग्राफ और इनको देखा हुआ तो उसका बाल कैसा होता है? सर वो तो ग्रीन होता है। ये ग्रीन होता है ना, क्योंकि ये जी। इसकी वेवलेंथ जो है सेंटर में आती है सर। सर आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। रेटिना पे अच्छा ये एक बंदा कह रहे कि ग्रीन होता है ग्रास की तरह, तो ग्रास की तरह होता है वो? नो सर। सर उसका हाँ, वेवलेंथ सर 5 क्योंकि वेवलेंथ जो है उसका सेंटर में होता है और ज्यादा रेटिना को स्टिमुलेट सर मोर विजिबल होती है वो वाली येलो। ये तो आसान सी बात है कि रेड करो तो वो सबसे ज्यादा विजिबल तो रेड हाँ। होती है। रेड करो वो सबसे विजिबल होगा। क्या ये इत्तेफाकन है? सर नो इसकी सेंसिटिविटी पीक पे होती है सर, ये येलो और ग्रीनिश येलो जो होता है सर। अच्छा इसका सिंपल ये कि डे लाइट में येलो जो कलर है डे लाइट में याद रखिए, जिसको हम मतलब आप ग्राउंड में खेलते हैं वहां पर, उसमें येलो इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली सेंसिबल टू योर रेटिनल सेल्स। ये इस इत्तेफाक से उन्होंने चूज नहीं किया। हाँ डे टाइम में यानी लाइट में यानी सनलाइट में, बाकी नहीं। हाँ सनलाइट में येलो जो कलर है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो मोस्ट जो कहते हैं 99.9% ह्यूमन बीइंग में टू द पीक है। सर रेड से भी ज्यादा, सॉरी रेड कलर से भी ज्यादा होगी डे लाइट में। हाँ डे लाइट से भी ज्यादा होगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डे लाइट में ज्यादा नहीं होती। डे लाइट में जहाँ आप टेनिस कोर्ट में अगर टेनिस खेलते हैं तो वहां पर रेड से ज्यादा नहीं होती, सबसे ज्यादा येलो से होती है, येलो से। ओके सर। ठीक है तो ये इत्तेफाकन नहीं है, हाँ याद रखिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वाइट की बजाय जो मॉडर्न यूज, पहले वाइट बॉल यूज होता था, लेकिन आजकल उसका कलर और स्टिमुलस आप चेंज कर सकते हो। 3 अभी जो मॉडर्न कर रहे हैं वो 3 कर रहे हैं, ताकि जो कलर विजन प्रॉब्लम है ये कट ऑफ हो जाए उस चीज से। तो फिर रिकॉर्डिंग एंड एम्प्लीफिकेशन, अभी हमने क्या किया, हमने क्या स्टिमुलस, हमने पहला काम किया कि इलेक्ट्रोड लगा लिए, ठीक है ना आपने। दूसरा काम हमने क्या किया, हमने स्टिमुलस शो कर दिया रेटिना को, ठीक है। तीसरा काम हमने क्या किया, अब हमने इसको रिकॉर्ड करना और एम्पलीफाई करना है। मैंने आपको कहा कि ये सिग्नल जो हमने लाइट से प्रोड्यूस की इतने स्लो है कि देयर इज वेरी फ्यू सेंसर जो इसको सेंस करेंगे, बहुत कम। तो फिर हमने एम्पलीफायर लगा लिया ताकि वो जो वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको एम्पलीफाई करके हमें बढ़ा दे, ठीक है। और फिर हम इसको मॉनिटर पे हमें आ जाते हैं, फिर उसका हम प्रिंट ले लेते हैं। ये है आपका। So the elicited response is then recorded from the interior corneal surface by the contact lens electrodes. The signal is then channeled through the consecutive devices of pre-amplification, amplification and finally display. ठीक है जी। पहले ये होगा कि फुल प्यूपिलरी डायलेटेशन होगी, मरीज को हम 30 मिनट डार्क पे रखेंगे तो हम रॉड रिस्पॉन्स को चेक कर लेंगे। उसके बाद इसको हम मिक्स रिस्पॉन्स यानी रॉड और कोन दोनों का, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। हाँ ये ऐसे नहीं कि बस आपने ये 30 मिनट के बाद यानी प्यूपल डायलेट कर दिया, 30 मिनट के बाद आपने डार्क एडाप्टेशन कर ली और किस्सा खत्म, नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द रॉड रिस्पॉन्स, सो वो जो 30 मिनट डार्क एडाप्टेशन के बाद जो रॉड रिस्पॉन्स होगा वो हमें यहां मिलेगा। उसके बाद लाइट हम शो कर लेंगे ना, तो जब हम लाइट आपने शो कर दिया, अब क्या होगा, रॉड रिस्पॉन्स कम होगा और कोन रिस्पॉन्स ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, जब ये नेगेटिव के बाद ये जो ए वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है, उसके बाद पीक बी प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर उसके बाद एक कंटिन्यूअस हो जाएगा और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, ठीक है। तो हमने ये सारा यानी मैक्सिमम कंबाइंड रिस्पांस फिर रॉड ओवर कोन का मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम ऑसिलेटरी पोटेंशियल यानी अब ये जो पीक ए बी पे पहुंच गया था, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता से कम हो जाएगा स्टेप वाइज, यानी स्टेप ए बी सी आहिस्ता कम कम होके अब 0 पे आएगा अगर हमने लाइट को 0 कर दिया, ठीक है 0। और उसके बाद उसको कहते हैं ना ऑफ फेज या डी, तो अभी बहुत सारी या जी में नहीं होता, लेकिन डी एक होता है, यानी
हमारे पास जो आप लोग और हम अभी मैक्सिमम स्टडी करेंगे उसमें ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, और फिर उसके बाद जो ऑसिलेटरी होगा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर उसके बाद ऑफ डी होगा, ए बी और डी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो सी है, सी वेव, ये ऑसिलेटरी पोटेंशियल होता है। तो ये जो सी है ये भी हमें बहुत ज्यादा बड़े इंपॉर्टेंट वैल्यू देते हैं। कुछ दिन पहले हमारा एक दोस्त था, उसको कुछ दिल का मसला हुआ था, सब कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा था कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन एक बंदा था जिसमें उसको ईसीजी में बहुत ज्यादा कमांड था, तो उसने कहा कि ये जिसने भी किया है बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जगह पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आई थी, यानी जो पीक ए से जो पीक बी पे आ रहा था, तो वहां पर वो जो जिस तरह नॉर्मल बंदों का आ रहा था वो थोड़ा सा डिविएट हुआ है, और मुझे लगता है कि ये एमआई है। तो उसने उसको वो जो इंजेक्शन होता है सेप्टोकाइनेज वो लगा लिया, विद इन मिनट्स हार्ट नॉर्मल उस पे आ गया था। अब अगर वो थोड़ा सा ऑसिलेटरी जो फेज था, अगर आप उसको देख लेते और वो रिकॉर्ड ना हो आपके पास, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे रॉड्स और कोन में, यानी हम रॉड से जब कोन के रिस्पांस पे चले जाते हैं तो वो रिस्पांस हमें नॉर्मल नहीं आता, यानी रॉड से हम जब 10 मिनट लाइट पे डालते हैं तो वो रिस्पांस हमें एक बिल्कुल आना चाहिए, और फिर हम जीरो फ्लिकर यानी जब बिल्कुल ऑफ कर देते हैं तो कुछ वक्त के लिए, यानी आप समझ लीजिए कि मिलियंस ऑफ द सेकंड आपका रेटिना पे रिस्पांस रहता है। अब ये ए वेव जो प्रोड्यूस होता है इनिशियल नेगेटिव वेव होता है, जिस तरह मैंने आपको कहा, ये डार्क अडॉप्टेड कंडीशन प्राइमरली फ्रॉम द फोटोरिसेप्टर लेयर, ठीक है ना। अब क्या है, आपने मरीज को क्या कर दिया है, अब लाइट हमने शो कर दी, तो लेकिन जब लाइट शो हो गई है, लेकिन अभी जो कहते हैं ना मिलियन ऑफ द सेकंड में ये रिस्पांस शुरू होगा, मिलियन ऑफ द सेकंड में। अब जब ये रिस्पांस शुरू होगा तो मैंने कहा ना हाइपर पोलराइजेशन स्टेज में जाएगा। जब पीक पे बिल आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल आपका सारा जो है ब्लीचिंग हो गई है, अब ये दोबारा क्या होगा, रीएक्टिवेट होंगे। अब जब रीएक्टिवेट होंगे तो ये आप देखिए ना, जैसे स्टेप 1, 2 एंड 3, फिर ये चला जाएगा पीक बी वेव पे, वहां से फिर आहिस्ता 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 कम होता होता जाएगा और आपके ऑफ फेजेस पे चला जाएगा, जिसको आप कहते हैं फुल ईआरजी रिस्पांस। यानी अभी जो ये आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, ये एक नॉर्मल बंदे का हमें आ रहा है, ठीक है जी, हमने मरीज को डार्क कर दिया, फिर हमने इसको फ्लैश ऑफ लाइट शो कर दिया और हमें ये रिस्पांस आ रहा है। अब अगर किसी बंदे का लेट्स से ये हाइपरपोलराइजेशन नहीं हो रही, तो व्हाट दैट मीन, ये फोटोरिसेप्टर लेयर में मसला है ना। ठीक है, फिर अब हमने क्या किया, बी वेव जो हमारा प्रोड्यूस होता है ये लार्ज बी वेव होता है, यानी हमारा जो ए था वो तो नेगेटिव था ना, 0 से शुरू होके -2, 3 तक चला गया था, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, हाँ, इन टाइम ऑफ मिली सेकंड, बल्कि 9 मेरे ख्याल में 9 नैनो सेकंड। फिर उसके बाद हमारा जो बी वेव है वो प्रोड्यूस होता है, बी वेव वो जिसको कहते हैं ना, जो डाउन बिल्कुल जो नीचे उसका आखिरी एक वहां से शुरू होके आपका जो पीक है, यानी ट्रप ऑफ द ए वेव से शुरू होके पीक ऑफ द बी वेव तक शुरू ये है हमारा। इसके दरमियान स्टेप वाइज होते हैं, यानी हमने अब क्या किया था, डार्क रिस्पांस से कोन रिस्पांस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और फिर ये ऑफ रिस्पांस आएगा, यानी हमने लाइट को ऑफ कर दिया और रेटिना पर रिस्पांस होता जा रहा था। तो हमें ये आ रहा है ऑसिलेटरी पोटेंशियल, ये कुछ उसमें ऊपीज आएगा। अगर कहीं आपको कोई बंदा दे दे कि किसी बंदे का वो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट है, अब इसमें ऊपीज, तो फिर आपको ऊपीज का मतलब ये होगा कि ऑसिलेटरी पोटेंशियल, अगर ये गायब है तो इसका मतलब ये है कि कुछ सेल्स में मसला है मेरा, वो आगे इंशाल्लाह 1-2 शायद उसमें आ जाएगा। फिर हमारे पास फिर क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ रिफल ऑफ 3 to 4 वॉल एट द असेंडिंग लिम्ब बिटवीन द ए एंड सी, जिसको हम कहते हैं ना कि ऑसिलेटरी पोटेंशियल। अब ये ऑसिलेटरी पोटेंशियल क्या है, ये पीक ऑफ द ए से शुरू हो, ट्रप ऑफ द ए से शुरू हो के पीक ऑफ द बी तक चला जाता है, लेकिन इस स्टेप में, यानी ये नॉर्मल स्ट्रेट एरो नहीं है, लाइक स्ट्रेट एरो नहीं है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है जो हम वक्त इसको दे देते हैं। यानी हमने 0 माइक्रोसेकंड से शुरू किया था, तो 0 से लेकर अगर 10 माइक्रोसेकंड 18 में ये पीक तक पहुंच जाता है, 18 माइक्रोसेकंड में, फिर ये 30 माइक्रोसेकंड से 18 माइक्रोसेकंड से लेकर 40 माइक्रोसेकंड तक पीक तक पहुंच जाता है, और फिर 40 से लेकर 100 तक फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, एंड देन वी हैव नो जीरो बियॉन्ड 160,
मिली सेकंड, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर हमारा सी वेव जो है, अब सी वेव जो ऑसिलेटरी पोटेंशियल के दरमियान जो प्रोड्यूस हो रहा था, एक वहां पर सी वेव हमारा प्रोड्यूस हो रहा था कि जो एंड में हो रहा है, यानी बी से शुरू होकर एंड तक जो जा रहा है, ये हमारा सी वेव है। और सी वेव के बाद हमारा डी है, कभी कभी उसमें आ जाता है जो उसको आप ऑफ कहते हो, ऑफ। तो जो सी वेव है ये प्रोलॉन्ग पॉजिटिव वे है विद ए लोअर एम्पलीट्यूड। अब आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, कंसिडरेबली स्लो, सो नॉट यूज क्लिनिकली। आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, तो बाद में ये कम नहीं होता, लेकिन फिर कुछ डिजीज जैसे कि हम वहां पर इसको बता देते कि हाँ ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर ये जब पी से आहिस्ता आहिस्ता हम, यानी बी से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो ये जो रिस्पांस अगर हमें नहीं आ रहा हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर है वहां पर से हमें ये रिस्पांस आ रहा है, ये सी वेव का। तो अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमारी सी वेव का जो रिस्पांस होगा उसमें गड़बड़ होगा। Thus, the normal response is actually a summation of individual rods and cone response. मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि हम सिंपल रॉड का रिस्पांस को चेक कर रहे हैं और फिर सिंपल कोन का चेक कर रहे हैं। हाँ, कुछ डिजीज में हम चेक करेंगे, जैसे कोन डिस्ट्रॉफी में हमें कोन का रिस्पांस चाहिए, ठीक है, लेकिन अब हम कोन को रॉड से अलहदा नहीं कर सकते। लेकिन एक स्टेज पे हमें पता चल जाता है कि अब ये जो है, यानी आप फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने एक बंदे को लाइट शो कर दिया और पीपल रिस्पांस नहीं आ रहा, यानी पीपल कंस्ट्रिक्ट या डायलेट नहीं हो रहा, तो क्या, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? हेलो, तो एक बंदा जवाब दे सकता है? आपने एक बंदे की आंख को लाइट शो कर दिया और आपका लाइट रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है? हेलो, सो गए हो? रेटिना में सर मसला है पीछे। पीछे तो मसला है, लेकिन हम यूजुअली क्या कहते हैं? यूजुअली ऑप्टिक नर्व में हम मसला नहीं है, मतलब ऑप्टिक आपका नर्व मतलब में, ऑप्टिक यस नर्व सर, कट गया है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी बंदे को आरएपीडी हो, आरएपीडी देख रही है किसी मरीज का? यस सर। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये मसला कहाँ है? तो आपको डायरेक्ट लाइट से या स्विंगिंग, आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाइट से पता नहीं चलता ना? नो सर। तो फिर आप क्या करते हो? उसमें कंसिस्टेंट या स्विंगिंग लाइट आप डालोगे ना, तब आपको पता चल जाता है। तो अब देखिए, हमने एक टेस्ट एक जगह पे किया, लेकिन अगर जो वो है ना डिफेक्ट है, उसको हमें एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हमने लाइट का जो था एक जगह पे यूज कर दिया और अब दूसरी जगह पे यूज कर दिया। तो अगर आप लोग रिस्पॉन्स पे वो हो कि ये जो है ये लीजन, या ये फॉर एग्जांपल लीजन जो है वो पोस्ट कियाज्मल है कि प्री कियाज्मल है, तो हमारे पास टेस्ट है ना, हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये जो रिस्पॉन्स है, हम ये भी बता सकते हैं कि ये रेटिना के कौन कौन से लेयर में है, जो कि वो ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स हमें आरपीए से आएगा, और अगर फोटोरिसेप्टर लेयर में है तो वो हमें ए वेव से आएगा, ठीक है। और जो बात ऑफ वो है ना, ऑफ या डी, वो बाकी आपके दोनों से मिल के आएगा। सर ये आप स्लाइड नंबर 23 पे जाएं जरा। स्लाइड नंबर 23 पे मैं गया। इसमें सर ये बताएं सी वेव कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे खत्म हो रही है, डी वेव कहाँ से शुरू होगी? अच्छा, ये अब यहाँ पर आ जाए, एक मिनट, स्लाइड 23 पे मत चले जाओ, आप इस स्लाइड पे आ जाओ, ठीक है। अब इसमें आपको नजर आ रहा है? नो सर। अच्छा, इस डायग्राम के नीचे अगर आप देख लो, डायग्राम के नीचे इस एरो को छोड़ दीजिए, जो एरो ऊपर से नीचे आए इन एरो को आप छोड़ दीजिए, इन एरो को। अब यानी हमने क्या किया, हमारे पास -252 से 253 ये नजर आ रहा है, 0 से हमारा लाइन शुरू हुआ है ना? यस सर। शुरू हुआ है ना। अब आप जरा देखिए कि अब यहां से हमारे जो है ना ये 10 से अगर आप शुरू कर लो, 10 से ना लिखा है, 0 से अगर हम चले जाते हैं ना, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये आया हुआ है ना? यस सर। अच्छा, अब अगर आप देख लीजिए तो 0 से 0 को खैर आप, लेकिन 10 से अगर आप ले 10 से तो ये नीचे आ रहा है ना, ये यस सर नीचे जा रहा है। अच्छा, नीचे आ रहा है, तो अब ये फिर यहां तक आ जाता है, ये 30 तक। 30 देखा ना आपने?
यस सर। अब ये हमारा जो इनिशियल ए था, ए नेगेटिव वेव, ठीक है जी, ए नेगेटिव हो जाएगा ये सर। ये ए नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप देख ले कि ए नेगेटिव में फिर हम बी जो है, बी कहां से लेते हैं? बी ए का जो ट्रप है, ट्रप हो, यानी जहां A1 A2 लिखा है ना आपने। यस सर। हसीब सवाल है, हसीब हसीब आपको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है A1 A2। यहां से यानी A1 A2 से शुरू होके आप सीधा चल, अब इसको छोड़ दीजिए, 30 को हमने क्रॉस किया, हम पीक पे पहुंच गए जहां दो एरिया आए हुए हैं, यानी यहां से। मेरा एरो नजर आ रहा है आप लोगों के? नहीं, यहां यस तक, सर नजर आ रहा है। ठीक है। तो अभी हमारा बी वेव यहां से, यानी यहां से शुरू हुआ था, यहां से, यानी यहां से शुरू की, ए था ना नेगेटिव, गॉट दिस पॉइंट? यस सर। यहां से, अब यहां से यानी A1 A2 से शुरू होकर 30 को हमने क्रॉस किया, हम पीक पर पहुंच गए जहां ये ग्रीन नजर आ रहा है, आ गया नजर ना? यस सर। यहां तक हमारा बी वेव हो जाएगा। सर ये आधी नेगेटिव हो गया, आधी पॉजिटिव होगी फिर। इसमें नेगेटिव है ही नहीं, गंदे, बस चुप करो, सिर्फ ए नेगेटिव है बस। तो सर ये तो जीरो के नीचे से स्टार्ट हो रही है ना बी वेव ना? हाँ, ये तो स्टार्ट ऐसे ही होती है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि अब आपकी रात का जो रिस्पांस होगा, ये तो अब ऐसे बटन नहीं है कि आप बटन दबा लो ये हो जाएगा। अब जो नेगेटिव है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। आप समझ रहे हो ना कि नहीं? यस सर, ठीक है। यस सर। यानी रॉड को जो, फॉर एग्जांपल रॉड डिस्ट्रॉय हुआ था ना, रॉड डिस्ट्रॉय हो गया ना ए से। हेलो जी सर, आवाज आ रही है। अब ये रॉड डिस्ट्रॉय हुआ, अभी रीजॉइन होगा ना दोबारा, रेटिनॉल दोबारा बनाएगा ना कि नहीं? यस सर, बनाएगा। अब तो बना तो नहीं है ना, लेकिन अभी शुरू हो रहा है। जी जी सर। यानी बेतोरोडॉप्सिन बन गया है, अभी रोडॉप्सिन नहीं बना, बेतोरोडॉप्सिन बना है। लूमी रोडॉप्सिन में डिस्ट्रॉय हुआ, बेतोरोडॉप्सिन से बनेगा। अब रोडॉप्सिन जब बनेगा तो वो ग्रीन तक आ जाएगा, ग्रीन लाइन नहीं है यहाँ तक, तो ये आपका बी वेव हो जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ से हमारा फिर क्या हो जाता है? सी वेव शुरू हो जाता है, सी वेव टिल द जीरो। अगर ये 90 पे है ना, 90 तक। हेलो, यू गॉट दिस पॉइंट? नहीं सर, ये दोबारा बताएं, आवाज नहीं आई। अब ग्रीन से शुरू हुआ ना, ग्रीन से, अब तो हम दोबारा जीरो की तरफ जाते हैं ना। यस सर। अब जीरो तक आने को हम इसको क्या कहते हैं? अब ये जो बी यहां से हमारा सी वेव यहां से शुरू हो जाएगा, यानी जो ग्रीन एरिया है यहां से ये खत्म होके जीरो पे खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म को यूजुअली हम आप और वहां पर यूजुअली कुछ इलेक्ट्रोड में हम इसको क्या बोलते हैं? डी वेव। डी वो इन जो हमारी स्लाइड है उसमें नहीं है, लेकिन वो डी वेव उसको ऑफ वेव कहते हैं, ऑफ वेव। नाउ यू गॉट दिस? यस सर। ठीक जी। अब ये मैंने मल्टीपल वेव लगाए हैं, ठीक है जी। अब अगर यहां पर आ जाओ, जो आप जहां से आप सवाल कर रहे हो, सॉरी, हम ये अब हमने एक वेव ली है ना? जी जी सर। एक वेव, तो ये यहां से जीरो से शुरू हुआ था, बिल्कुल ए पे आया था ना, ये हमारा ए था। यहाँ से शुरू होकर ये पीक पे चला जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब ये Yes, बी sir. से हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, क्या ये हमारा सी वेव हो जाएगा। और फिर यहाँ से 150 पे जो होगा, यहाँ पर वो होगा ऑफ वेव, जो मोस्टली इसमें नहीं होता लेकिन मॉडर्न में है। एक मिनट प्लीज, मैं एक कॉल रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्लास के लेक्चर के जरूरी खबर है। ओ हसीबा, ठीक शो, अल्लाह। हाँ ठीक जी। यस सर। यू गॉट दिस नाउ? ठीक जी। सर जी जी सर जी एमएल दखवा बचिए दाखव 170 स्लाइड दी नो बस 25 वेला बजा टोल मैसेज दाता लेक्चर कोमा कम से कम जो दिन आपस बेस असल के दीजिए पूरे समझाऊल दिन और बे आपस दूम नष्टा एमएल एटलीस्ट 50 तक तो पढ़ लेना, क्या ख्याल है? ठीक है। अगर आप लोग आधे घंटे और 30 मिनट के लेक्चर पे वो तो यार मैं रियली सॉरी, क्योंकि असल में ये मसला ये है कि अगर आप बैकग्राउंड एनाटॉमी पे आप नहीं गए होंगे तो आपको यहाँ तक समझ नहीं आएगा, और अगर यहाँ तक आप समझ नहीं आए तो फिर आप नीचे पीछे समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो ऊपर जो किस्से थे ना, जो मैंने आपको बता दी, वो तो यू गॉट दिस?
आपसे सबसे ज्यादा मैं उसमें हूँ, मुझ में सारा पसीना हूँ, मेरे ऑफिस में क्लिनिक है, वो नहीं है एसी, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ और आप नहीं पढ़ रहे हो, तो ठीक। जी जी हेलो, थोड़ा सा खैर है, कुछ मजीद पढ़ लेते हैं। अच्छा, फिर जो हमारा तो ये जो सी वेव का रिस्पॉन्स है ये हमारे आरपीई से आता है, ठीक है जी। Thus, the normal response is actually a summation of the individual. मैंने आपको कहा ना कि ये रॉड और कोन का सारा वो है, क्योंकि ये हम जो कहते हैं ना कि अब लाइट गया और वापस आया है। You got this? अच्छा, फिर हम कहते हैं ना कोन ERG. The cone function is in the ERG can be easily separated out by either light adapting the patient or by using a flickering stimulant. हमने कहा ना कि अगर मरीज आपका क्या हो, टोटली अब डार्क में बैठा हुआ है, तो डार्क में वहां पर उसका कौन क्या काम कर रहा है, रॉड ही काम कर रहे हैं ना। और अगर वो प्योरली लाइट है, लाइट पे स्टिमुलेटेड है, तो क्या है, कौन्स, लाइट पे कौन है ना। तो हम अब हमने कोई वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन अब जो नॉलेज हमने पढ़ा था उस पे बेस पे हमने कहा कि हम कर रहे हैं। यानी अगर एक बंदा है डिम लाइट में, यानी कमरे में लाइट ऑफ है और स्टिल वो अपना काम कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उसके रॉड काम कर रहा है ना, रॉड में वो सारी एक्टिविटीज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक। अच्छा, कोन्स आर केपेबल ऑफ रिस्पोंडिंग टू द फ्लिकरिंग स्टिमुलस अप टू 50 हर्ट्ज। यानी अगर 50 हर्ट्ज से फिर ऊपर चला जाता है तो फिर हमारा रिस्पॉन्स जो होगा वो एक कवर तरफ से आएगा। तो अगर आप लोग उस आपका जो वो था ना, हमने जो ग्राफ बनाया हुआ था, उस ग्राफ में आप देखिए जो हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं, तो वेव्स एक तरह से आ रहे हैं। So rod do not respond to a flickering stimulus are more than 10 to 50. और इससे अगर 30 हम कर लेते हैं तो 30 से हम क्या कर लेते हैं, कोन का जो हमारा फंक्शन है वो शुरू हो जाता है, 0 पे कोई नहीं होगा। फिर rod response in the dark adaptive state, that is scotopic, only the rods are sensitive enough to respond in the dim light stimulus, thus stimulating the dark adaptive retina with a dim white or blue light will elicit only rod response. However, if a bright light stimulus is used in the dark adaptive state, both the rods and cones will be response called the mesopic state. अब हमने पहले फॉर एग्जांपल डार्क एडाप्टेड पे कर दिया, फिर हमने लाइट कर दिया, और इन दोनों के दरमियान जो था हमें मेसोपिक ERG मिल गई। अब यहाँ पर आगे 3-4 स्लाइड थोड़ा सा तवज्जो दे दीजिए, ठीक है। अब हम जब हमें आप लोगों को अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप लोग यूजुअली आप लोग चूंकि आपको क्लिनिक में बैठे होंगे तो एक बंदा आप लोगों को अपना ECG दिखाएगा, ECG का प्रिंट, आपको कहेगा कि मुझे इसमें कोई खराबी तो है कि नहीं है। तो आप फिर हैरान होगे कि यार ECG तो कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं समझते, मैं क्या समझूंगा, ठीक है ना। लेकिन उस जो प्रिंट है, उस प्रिंट में हमने कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अगर वो चीज हमें अंडरस्टैंड हो गई तो फिर इंटरप्रिटेशन आसान हो जाएगा। उसमें सबसे पहले A वेव था, फिर B वेव था, फिर C वेव था, और इनके दरमियान ऑसिलेटरी पोटेंशियल था। सिंपल इज दैट ना। अब हमें सबसे पहली चीज एम्पलीट्यूड को देखना है। अब व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या है? अगर A का वेव A का एम्पलीट्यूड ये है कि 0 से पीक नेगेटिव पे जो गया था वो हमारा एम्पलीट्यूड था। लेकिन B का एम्पलीट्यूड क्या होगा? वो A की तरफ से शुरू होकर B की पीक तक जो पहुंच गया है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। समझ आ गई कि नहीं? यस सर। गुड। अब बी वेव जो है, बी वेव, अब ये मेजर कहां से होगी? वो सवाल आपने वक्त से पहले पूछा था हसीब, अगर 2-3 स्लाइड आपको पता चल जाता था यहां से। सो बी वेव मेजर फ्रॉम द ट्रफ ऑफ ए वेव टू द पीक ऑफ द बी वेव ना, ये गॉट। अब यहां पर 2-3 चीजें और समझने की है कि जिसको हम कहते हैं ना लेटेंसी। अब लेटेंसी क्या है? व्हाट इज लेटेंसी? अब ये लेटेंसी, मैंने कहा ना कि आप जब किसी रेटिना को लाइट शो करते हैं, अब आपने लाइट तो शो किया लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा, इसको हम कहते हैं लेटेंसी। यानी आपने लाइट शो कर दी और आपको 5 सेकंड के बाद रिस्पांस आया, तो इसको आप क्या बोलते हो? सो लेटेंसी इज द टाइम इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ ए स्टिमुलस एंड द बिगिनिंग ऑफ द ए वेव रिस्पांस। ठीक है, यूजुअली 2 मिलीसेकंड होता है, यानी उसके बाद रिस्पांस शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होता है? इम्प्लिसिट टाइम। ये क्या होता है? ये इम्प्लिसिट टाइम
from the onset of the light stimulus until to the maximum A wave or B wave. यानी जो implicit time है, यानी यहाँ फॉर एग्जांपल 0 से शुरू हुआ, लेट्स से 0 से नहीं लेकिन 2 मिलीसेकंड से शुरू हुआ था, और फिर क्या हो जाएगा, पीक ए पे चला जाएगा, फिर पीक ए से पीक बी पे पहुंच जाएगा. अब 0 से पीक ए पे या पीक बी पे जो पहुंचने का जो टाइम था उसको हम कहते हैं implicit टाइम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और फिजियोलॉजिकल बेसिस जो हमारा ए वेव प्रोड्यूस होता है, ये थोड़ा सा इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, ये कहां से प्रोड्यूस होता है, तो ये नेगेटिव फोटोरिसेप्टर लेयर से. फोटोरिसेप्टर लेयर में क्या होता है, आप लोगों ने अगर पुट केमिस्ट्री ऑफ द विजन, अगर आपने इसको थर्ड ईयर में आप लोगों ने इस पे पढ़ लिया था, तो क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ द रोडोप्सिन हो जाता है, उसका ट्रांसडक्शन होता है, जो आपका ये जीएमपीपी सेल्स है, ठीक है, ये डिस्ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है, रिडक्शन हो जाते हैं, सोडियम चैनल जो है वो बंद हो जाते हैं, इंट्रासेलुलर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा ए वेव जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है. गॉट दिस पॉइंट. बी वेव कहां से प्रोड्यूस होता है, अब जो हमारे आपके यहां तक तो चला गया कि हमारा फोटो ट्रांजिस्टर हो गया, हाइपरपोलराइजेशन स्टेज चली गई, लेकिन लाइट यहां रुकती नहीं है, लाइट अब आगे जाएगी. तो अब अगर जाएगी तो वहां पर क्या होगा, आपके मुलर और बाइपोलर सेल्स हैं, तो वहां के जो इलेक्ट्रिकल करंट है ये अब वहां पास हो जाएगा. तो जब पास हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटी ऑफ द सोडियम हो जाएगी. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा बी वेव जनरेट शुरू हो जाएगा. These can be selectively abolished in animals by clamping the retinal circulation, and similar effect is seen in the humans. जब CRVO हो या वेस्कुलर डिजीज में ये जो होगा ना, ये बी वेव, ये क्या होगा, ये फिर हमें उस तरह से नहीं मिलेगा अगर वेस्कुलर डिजीज है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो एक्टिवेशन स्टेज नहीं होती. फिर सी वेव जो है, दिस इज अ पॉजिटिव वेव, is generated from the retinal pigmented epithelium in response to the rod signals only. This is because rod cells are in direct contact with apical ends of the RPE, while the cones do not appear to make such a contact. इसलिए तो हम कहते हैं कि इसमें हम RPE का रिस्पॉन्स देखते हैं. जो ऑसिलेटरी पोटेंशियल है ये क्या है, इनर रेटिना है, सुपर इम्पोज लेम जो है हमारा बी, वहां से शुरू होके पीक बी तक चला जाता है. तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो ऑसिलेटरी वो है पोटेंशियल, मैंने जिस तरह कहा ना कि 1 2 3 हमने जो कहा था, अगर ये गायब है तो हमारा मतलब क्या होगा कि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी या इस्कीमिक या वेस्कुलर डिजीज में यूजुअली ये हमें ये जो ऑसिलेटरी पोटेंशियल है ये बहुत कम आएगा. सो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द इलेक्ट्रो क्लिनिकल जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, उसने कहा था कि आपने एक्सटेंडर प्रोटोकॉल फॉलो करना है और फिर आपने ये लगाना होता है. उसमें सबसे पहली चीज क्या आपने देखना है, स्कोटोपिक रॉड रिस्पांस, फिर मैक्सिमम लाइट रिस्पांस, फिर जो फोटोपिक सिंगल फ्लैश कोन रिस्पांस होगा, फिर फोटोपिक 30 हर्ट्ज फ्लिकर रिस्पांस होगा, और उसके बाद ऑसिलेटरी पोटेंशियल रिस्पांस जो होगा उसको हम चेक करेंगे. जो स्कोटोपिक रॉड रिस्पांस होगा, मेजर द रॉड सिस्टम ऑफ द रेटिना, इसमें हम क्या लो इंटेंसिटी ऑफ फ्लैश सम शो कर देते हैं, क्योंकि रॉड्स है आपको पता है जितना लो इंटेंसिटी हो उतना काम ज्यादा करेंगे, और फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव बी वेव प्रोड्यूस कर लेगा. ठीक है, अगर कोन डिस्ट्रोफीज है तो फिर हमें इसमें ये पीक वेव जो है ये नहीं मिलेगा. जो स्कोटोपिक मैक्सिमल कंबाइंड रिस्पांस होगा वो स्टैंडर्ड फ्लैश पे होगा 0 डेसिबल. रॉड्स एंड कोन रिस्पांस में हम देखते हैं लार्ज ए एंड बी वेव हमें मिलना चाहिए अगर नॉर्मल बंदा है, और फॉर एग्जांपल अगर कोन डिस्ट्रोफी या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है तो फिर इसमें हमें नहीं आएगा ये रिस्पांस. अब ए और बी में क्या फर्क है, हेलो, सर सेकंड बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है सर, ए में एम्पलीट्यूड कम है उसका. और अगर आप तो देख रहे हैं ना तो ए नेगेटिव रिस्पांस नहीं है. यस सर बिल्कुल, ए में नहीं है ना. नो सर. ठीक है, और फिर अगर आप देख लीजिए ना तो ये इम्प्लिसिट टाइम कितना ज्यादा है,
ये समझ आ रहा है ना इम्प्लिसिट टाइम? हेलो हेलो, सो गए हो? हेलो, मेरी आवाज आ आवाज रही है रही आप लोगों सर। को? जी 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 यस सर। आप ए से देखिए ना, जो ए का लाइन है ना वहां से स्ट्रेट गया है, फिर ऊपर चला गया है ए में ना, ए में। यस सर। यस सर। तो एक तो नेगेटिव वो नहीं है, नेगेटिव वेव नहीं है। दूसरा आप इम्प्लिसिट टाइम देखिए ना, काफी अरसे के बाद फिर बी शुरू हुआ है, और वो भी ऊपर से। गॉट दिस? फिर फोटोपिक सिंगल फ्लैश जो होगा, मेजर ऑफ द कोन सिस्टम, ठीक है। हम 10 मिनट एडाप्टेशन हमें रखेंगे, उसके बाद हम स्टिमुलस शो करेंगे। ए एंड बी वेव्स स्मॉलर होंगे, लेसर इम्प्लिसिट टाइम होगा, एबनॉर्मल इन कंजेनिटल एक्रोमेटोप्सिया, एक्वायर्ड कोन डिस्ट्रफीज, डिजेनरेशन, और नॉर्मल आरपीई में यानी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और प्रोग्रेसिव कोन डिस्ट्रफी में नॉर्मल होगा। और बाकी जो होगा ये हमारे कंजेनिटल, यानी चूंकि फोटोपिक है ना, लाइट है ना, लाइट इज, हम समझ लिए कि लाइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कोन ना। यस सर। हम कहते हैं ना कि कोन लाइट ना। अब क्या होगा, बी वेव तो होगा, लेकिन ए जो होगा वो आप देख लीजिए, इसमें नहीं है ना, आपको नजर आ रहा है। इन इम्प्लिसिट टाइम अगर उसमें देखिए ए में कहां से शुरू हुआ आगे, फिर उसके बाद यानी ये आप स्टेप वाइज देखेंगे। हाँ, आप यहां से हम जब देखेंगे ना, हम यहां देखेंगे, पहले इसको टॉपिक रिस्पांस देखेंगे, ये नेगेटिव कितने वक्त और कितनी नीचे गया है। फिर हम क्या देखेंगे, फोटोपिक रिस्पांस, यानी पीक से शुरू की कितना ऊपर गया है और कितने टाइम में गया है। गॉट दिस पॉइंट? उसके बाद फिर हम 30 हर्ट्ज फ्लिकर देंगे, 30 हर्ट्ज फ्लिकर का रिस्पांस होगा। फ्लिकर मीन की रिपीटेड कुछ लाइट स्टिमुलस होंगे, वो रिपीटेड होंगे, टक 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 फॉर एग्जांपल। 3 आपने कर लिया और हम इस रिस्पांस को देख रहे हैं, ठीक है। सो फ्लिकर इम्प्लिसिट टाइम मेजर सेंसिटिविटी बिफोर एम्पलीट्यूड, और आरपीयू में ये नॉर्मल होगा। अब इसमें देखिए 30 हर्ट्ज में आप देखिए क्या हो रहा है, पीक पे तो गया है, आप देखिए ना, पीक पे तो गया है ना आप लोग, इस रिस्पांस को आप देखिए, पीक पे तो गया है, लेकिन आप इसके नीचे जो आया है इसके टाइम को देखिए और नीचे इसके आने को देखिए। बी ए नेगेटिव इसमें प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा और टाइम भी ज्यादा ले रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेट दैट आर सेड टू बी राइडिंग ऑन द बी वेव to record oscillatory potential, the bands pass filter on the amplifier are changed to eliminate the lower frequency, which allowing the higher frequency to pass. फिर ये जो पोटेंशियल होगा इसका oscillatory potential OP1, OP2, OP3, OP4 आ रही है ना। अब देखिए जो जो हम नीचे आ रहे हैं क्या हो रहा है, oscillatory potential गायब हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी जो टॉप पे है ये नॉर्मल होगा ऑसिलेटरी पोटेंशियल, उसके बाद जो होगा सब नॉर्मल होगा, वो कंप्लीट नॉर्मल होगा। आप देखिए ना ऊपर से OP1, OP2, तो अगर हम इस तरह से OP1, OP2, OP3 मिल रही है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इसका जो एम्पलीट्यूड है और इम्प्लिसिट टाइम है वो ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑसिलेटरी पोटेंशियल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गड़बड़ हो रही है इसमें। सो व्हाट इज बिलीव्ड टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स फीडबैक सर्किट with the bipolar cell, a Macryan cell and interplexiform cell. Sensitivity to the effect ischemic. ये जो oscillatory potential होगा ना, ischemic changes होंगे, ठीक है ना। इसमें जो ये कह रहे हैं ना कि अगर ischemic change, अगर आपका ERG आप सही तरीके से, मैंने कहा ना कि एक मामूली सा ECG में मामूली सा वो डिफेक्ट होगा तो बंदा कहेगा कि यार इसको हार्ट प्रॉब्लम है। इसी तरह से ये oscillatory potential में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आप सिर्फ रेटिनल चेंजेस के नहीं, इवन आप इस्कीमिक चेंजेस को भी ब्रेन में या कहीं कहीं भी आप इसको कर सकते हो। तो CSR में या जो कंजेनिटल स्टेशनरी नाइट ब्लाइंड्स होती है, या टाइप 2 ब्लड शॉट में होता है, या रेडियोपैथीज होती है, रेटिनोसाइकोसिस होती है, या जो एक्स-लिंक्स कंजेनिटल स्टेशनरी नाइट ब्लाइंड्स होता है उसमें ये होगा। और नॉर्मल केस में होगा डायबिटिक रेटिनोपैथी और
प्रोप्लेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में। ठीक है, तो फिर हमें ये सर ये दोबारा एक इंशाल्लाह बार कल बता हम दें शुरू नॉर्मल करते वाली हैं। बात। यानी देखिए हमने कहा ना कि ये जो होगा ये ऑसिलेटरी पोटेंशियल ये इस्कीमिक डिजीज में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। और जो डायबिटिक चेंजेस है उसमें ऑलमोस्ट नॉर्मल होगा। सही है। क्लियर? अच्छा, फिर हम इसको मैंने कहा ना कि ईसीजी या विजुअल फील्ड आपको कोई बंदा देता है, बस एक कागज होता है ना, बड़ा आसान सा होता है। ईसीजी का जो कागज है ना, ईसीजी का वो 12 रुपए का कागज है, लेकिन उसमें जिंदगी और मौत का मसला होता है। ऐसा ही है ना? यस सर। अब ईआरजी को हमने इंटरप्रेट करके कैसा करना, अभी हमने ले लिया, प्रिंट आपने ले लिया, ठीक है। अब जो अभी जो मार्क थी ना, जिसको हमने लैंडमार्क, जिसको आप कहते हो ना लैंडमार्क, अब आपने ए नेगेटिव को हमने देखना है, बी को हमने देखना है, ऑसिलेटरी को हमने देखना है, और फिर हमने जो ऑफ है या सी वेव है उसको हमने देखना है। हमें नॉर्मल का तो समझ आ गया कि नॉर्मल इस तरह होना चाहिए। अब हमें नॉर्मल को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे इस ईआरजी में मसला है। गॉट दिस पॉइंट? सर एक बात बता दें सर, ये जो अभी आपने ये ग्राफ प्रेजेंट की ए और बी, सर हमें दो ही मिलते हैं ग्राफ या एक होता है? सवाल जरा स्पेसिफाई कर दिए प्लीज। सर ये जो अभी आपने पीछे ग्राफ एक्सप्लेन किए ना कि ए में और बी में क्या फर्क है, यहाँ पर ये यस सर ये, तो सर ये हमें दोनों ग्राफ मिलते हैं कि एक ही मिलते हैं? नहीं, अगर आपका मरीज एक ही है तो एक होगा, और अगर आपके मरीज दो है तो दो मिलेंगे। अच्छा सही। या अगर आप इस तरह कर लो, एक मिनट, मरीज एक ले लो, ये ए जो होगा आपका, देखिए ए में फॉर एग्जांपल आप 10 मिनट में ले लो और फिर 15 मिनट में ले लो। ए जो है 0 मिनट पे होगा और दूसरा जो होगा 10 मिनट पे होगा। जी सर। ये डिपेंड करता है आप पे। सही है सर। ठीक, यस सर। बस है ना फिर आज इसके लिए ना? यस सर काफी है। यस please। सर। इसको आप कैसे पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो? लेकिन एक किताब है नीचे आपकी हमारी पीकू की लाइब्रेरी में एक ही, उससे आप इसको पढ़ लीजिए। वो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग है, एमडी ने लिखा हुआ है, अमेरिकन एकेडमी का छपा हुआ है। मैंने जो कुछ चीज़ें यहाँ से उठाई हैं वो मेनली वहाँ से उठाई है, लेकिन वो बहुत जहीम सी बुक है। प्लीज़ आप लोग तो फ्यूचर के साइंटिस्ट होंगे इंशाल्लाह, तो मे बी समवन में हैव अ करियर ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की, जो आपके मेलबर्न यूनिवर्सिटी है वो इसमें पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च इसको करवा रहे हैं लोग। तो अगर कोई एक बंदा अगर आपका इसमें है तो आप कर सकते हो इसमें, उसको पढ़ लीजिए। अगेन टेलिंग यू, यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ तक या जो आगे हम कुछ पढ़ेंगे, ये हमें नहीं पढ़ाया गया। ठीक, तो आप खुद भी पढ़ लीजिए, और मैं इतना वो नहीं हूँ, आप और मेरा लेवल एक ही है। ठीक है, तो कोशिश कर दीजिए, खुद पढ़ लीजिए और कल मुझे भी पढ़ा दीजिए। ठीक है जी? सर ये स्लाइड सेंड कर दे। ये मैं जब खत्म हो जाएंगे तो कर लूंगा प्लीज। सही है? ठीक है जी, ओके जी, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे अहेड। ओके सर।